बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि हमने कुछ अर्सा पहले अनाउंसमेंट की थी मैक्स स्कॉलरशिप के हवाले से कि इस पे हम एक डिटेल सेशन रखेंगे, क्योंकि इस पे हमें काफ़ी रिक्वेस्ट जो थी वो मौसूल हुई थी कि जहाँ पे आप बाकी स्कॉलरशिप के पे डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पे जापान का जो स्कॉलरशिप है उस पर भी थोड़ा सा बात की जानी चाहिए। सो उस सिलसिले में आज हम इंशाल्लाह उस पर डिटेल डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये स्कॉलरशिप क्या हो, इस पे कर सकते हैं, इसमें डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट और बाकी जापान जो लाइफ वगैरह होती है उसमें हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। और इसमें जो हमारे साथ सेशन में हमारे एक सीनियर होंगे अब्दुल कयूम, जैसा हमने अनाउंसमेंट में बताया था कि वो पीएचडी कर रहे हैं सैताम यूनिवर्सिटी जापान से, और उन्होंने अभी 2021 में ज्वाइन किया है ऑन मैक्स यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। सो विदाउट एनी डिले, अस्सलाम वालेकुम कयूम भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मोहम्मद इरफान? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा तो सबसे पहले अपना ब्रीफ सा इंट्रो करा दें, देन हम इसको फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। जी थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। तो मैं अब्दुल कयूम, मैं सिंध से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैंने जो बैचलर्स की एनर्जी एंड एनवायरनमेंट मेरी डबल डिग्री थी फ्रॉम कायदाबाम यूनिवर्सिटी नवाबशाह। My batch was 2012. Then I moved to Sakhar IBA University for my graduation studies in the renewable energy field. तो मैंने वहाँ से जब मास्टर्स कंप्लीट की रिन्यूएबल एनर्जी में, तो हर किसी का पैशन होता है कि आगे अपनी स्टडीज को ले चले। तो मेरी भी ख्वाहिश यही थी कि मैं विदाउट डिले मैं पीएचडी के लिए चला जाऊँ और बाद में आकर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लूँ। तो जैसे ही मैंने अपनी थीसिस सबमिट कराई फाइनल एवोल्यूशन के लिए, तो मैंने सर्च करना शुरू कर दिया। आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे आज सपोज। जी, तो मुझे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मैंने देखे भी, अप्लाई भी किया, और जापान में भी मैंने सर्च किया और मुझे ये यूनिवर्सिटी मिल गई और प्रोग्राम भी बिल्कुल मेरे रिलेवेंट था ही। तो मैंने अप्रोच किए प्रोफेसर को और अप्लाई किया और प्रोसेस के साथ चला गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ जापान में बैठा हूँ, पीएचडी मेरी चल रही है। ठीक है। सो बिल्कुल ठीक है अब्दुल कयूम भाई, आपने अपना ब्रीफ इंट्रो करा दिया, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो अपने प्लेटफॉर्म की जानिब से और जितने भी पाकिस्तानी हमें अभी देख रहे हैं, जितने हमें देखेंगे, उन सब की जानिब से मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए, ताकि हम कुछ पॉइंट्स पे बात कर सकें। वो लोग जो अप्लाई कर चुके हैं नेक्स्ट पे, जो लोग अभी अप्लाई करेंगे, या इन फ्यूचर अगर कोई इंफॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड हो, तो लाइक आपका सेशन हमें बहुत हेल्प करेगा। सो सबसे पहले अगर आप थोड़ा सा हमें डिटेल में बता दें व्हाट इज मैक्स स्कॉलरशिप। बिल्कुल ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि मैंने जो फ़ायदा लिया और मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी आगे इसको शेयर करूँ, ताकि दूसरे भी जी पाकिस्तानी जो भी हैं, जो भी रखते हैं, इरादा रखते हैं, कोई इनकी इंटेंशन हैं बाहर जाने की या जापान आने की खुसूसन, तो मैं जी इनको जी हेल्प कर सकूँ। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैक्स स्कॉलरशिप ऑन यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन। तो मैक्स स्कॉलरशिप एक्चुअली इनकी जापान की गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री से है। मैक्स का असल में फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, साइंस, स्पोर्ट्स कल्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने इसको नाम दे दिया मैक्स स्कॉलरशिप, जो कि फुली फंडेड है बाय द जापानीज गवर्नमेंट। इसमें 2 ट्रैक्स हैं वैसे तो अप्लाई करने के, एक थ्रू एम्बेसी और अनदर इज थ्रू यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन। जी तो एम्बेसी रिकमेंडेशन जो होती है वो मोस्टली मार्च अप्रैल में स्टार्ट होती है उनकी एप्लीकेशन। वो एम्बेसी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो
स्टूडेंट्स को रेस्पेक्टिव एम्बेसी जहाँ भी हों, वो किसी भी तरह एवेल्यूएट करते हैं स्टूडेंट्स को, और उनकी हिसाब से एवेल्यूएट करके स्क्रीनिंग करके सिलेक्ट करते हैं। बाद में उनको अप्रोच करना पड़ता है स्टूडेंट्स को जी यूनिवर्सिटीज़ में, और थ्रू प्रोसेस बाद में उनको जाना होता है। जबकि हमारी जो ये यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप है, उनकी मोस्टली जो डेट ऑफ एडमिशन स्टार्ट होती हैं वो लेट अगस्त या बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर में शुरू होती हैं, और चलती हैं ये तकरीबन दिसंबर मिड तक आई थिंक। मोस्टली पहले भी खत्म हो जाती हैं, कुछ हैं इस यूनिवर्सिटी जो दिसंबर में भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती होती है। तो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन में प्रोसेस ये है कि सबसे पहले कुछ अभी तो इन्होंने भी ये किया कि एक्सेप्टेंस हो, पहले इनका ये नहीं था इतना। अभी भी कुछ डिपार्टमेंट हैं अभी भी जो एक्सेप्टेंस लेना ज़रूरी नहीं समझते अभी भी। पर जो जैसा कि मैं जिस प्रोग्राम से हूँ वो इनका फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट बैच है। मैं फर्स्ट बैच में हूँ इनकी जो इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग। इस जी प्रोग्राम में है इन्होंने ना 3 डिपार्टमेंट मिला के ये प्रोग्राम चला रहे हैं, क्योंकि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी एक है वो जाहिर सी बात है इनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो इन सारी डिपार्टमेंट से मैचिंग है, इनकी रिक्वायरमेंट हैं और इनकी ज़रूरत भी पड़ती है इस डिपार्टमेंट में, इस प्रोग्राम में। तो इन्होंने क्या किया कि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की डिपार्टमेंट भी आ गई। इलेक्ट्रिकल में ब्रॉडली आ जाती है, हमारे यहाँ इसको अलग किया गया है, पर यहाँ होता है इनको साथ में रखते हैं। तो इन तीनों चारों जो भी हैं डिपार्टमेंट, इनको मिला के इन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया, इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग। सो इसी प्रोग्राम में इन्होंने रखा कि हम टेस्ट भी रखेंगे, इंटरव्यूज भी होंगे और एक्सेप्टेंस भी लाजमी होगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप में मोस्टली जो सीट्स हैं वो थोड़े कम ही रहते हैं। तो इसी वजह से इनको ना जो पोजीशन वैकेंट होती हैं और जिस प्रोफेसर के पास वैकेंसी होती है तो और वो बाद में एक्सेप्टेंस भी दे देते हैं स्टूडेंट को जो अप्रोच करें सही प्रोफाइल के साथ, तो उनके पास एक्सेप्टेंस भी आ जाती है और एप्लीकेशन जब आती हैं तो उनको फेवर भी मिल जाता है मोस्टली। ठीक है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम जनरली सैतामा की बात ना करें, बाकी यूनिवर्सिटीज़ टोक्यो या बाकी क्योटो टोक्यो या बाकी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब में भी ऐसा ही प्रोसेस होता है सेम, लाइक आप प्रोफेसर को ईमेल करते हो एक्सेप्टेंस के लिए, फिर आपको एक्सेप्टेंस देता होता है, फिर टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू, लाइक ये सेम फॉलो करते हैं हर यूनिवर्सिटी में, ऐसा ही होता है जापान में? हाँ, ये सेम ही प्रोसेस तो सेम ही है अप्लाई करने के लिए। इसका अभी हमारे वाले जो प्रोग्राम है उसमें तो मैंडेटरी है कि एक्सेप्टेंस हो, वो इवन रिटन हो या वर्बल हो, वो दोनों केस में चलता है। क्योंकि जब आपको एक्सेप्टेंस मिल जाती है ना, वर्बल हो वो भी चल जाता है, क्योंकि वो जब एक्सेप्टेंस आपको प्रोफेसर अगर दे दे तो वो उसको फॉरवर्ड कर देता है अपनी जो एडमिशन प्रोसेस है उसको, तो उनको पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट जो है बाय एक्सेप्टेंस के थ्रू आ रहा है किसी प्रोफेसर के साथ। तो हमारे यहाँ तो ये मैंडेटरी है, और दूसरे प्रोग्राम जो हैं उनमें ये लाजिम नहीं है, पर इसमें भी फिर भी फ़ायदा इसका है क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती हैं यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड में, और ये उस सीट हर साल ये ऐसा करते हैं कि इस सीट को वेस्ट करने नहीं दे रहे। अगर ये कभी भी खुदा न खास्ता अगर कोई सिलेक्ट हो गया और नहीं आया, इनके पास किसी भी वजह से होती हैं अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हैं, तो अगर वो मिस कर गया है इनकी एडमिशन में तो इनकी सीट कट जाती है फिर मिनिस्ट्री से। तो इसका
इनको ये लॉस है यूनिवर्सिटी को। तो इसलिए ये कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स एक्सेप्टेंस पे आ रहे हैं, मतलब उसका ये मतलब है कि वो आना ही है, वो क्लियर है अपनी जो इसकी प्लानिंग है उसके हिसाब से। बाकी जिसकी एक्सेप्टेंस नहीं है और वो ऐसे ही अप्लाई कर रहा है, तो उसमें ये डाउट रहता है कि ये ज्वाइन करे या ना भी करे। बाकी जिसके पास ठीक है। एक्सेप्टेंस है उस पे हम यही गेस कर सकते हैं कि ये ज्वाइन करने वाला है, ये इंटरेस्टेड है। तो एक्सेप्टेंस लेना कम से कम वर्बली अच्छा है, बेहतर है और हर स्टूडेंट को करना चाहिए। ठीक है, तो मतलब सिंपल इसका मीनिंग यही हुआ कि एक्सेप्टेंस अगर आपके पास है तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे सिलेक्शन के, ओवरऑल अगर देखा जाए तो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इसमें कयूम भाई जो मेन चीज़ है कि क्राइटेरिया क्या होता है? अगर आप पीएचडी मैक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू, तो इसमें कौन से ऐसे मेन पॉइंट्स हैं डॉक्यूमेंटेशन में, रिसर्च प्रपोजल में, या जैसे आपने बता दिया कि एक तो की एलिमेंट आपके पास एक्सेप्टेंस है, दूसरा आपके पास मे बी प्रपोजल हो सकता है। बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि आप फॉर्मली बात करते हो प्रोफेसर से, तो वो कहते हैं कि ठीक है आप आ जाएं, हमारे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आप उन पे काम कर लीजिएगा। तो इसमें मेन रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है अगर आप पीएचडी पे अप्लाई कर रहे हैं ऑन यूनिवर्सिटी ट्रैक? So, apart from the यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट, जो सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट होती हैं एक्सेप्टेंस के लिए मोस्टली, वो आपके प्रोफाइल को एक तो देखते हैं कि वाकई में जो बैकग्राउंड है वो हमारे प्रोग्राम के रिलेटेड है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, वो आपके जब आप उनको अप्रोच कर रहे होते हो तो वो आपके ट्रांसक्रिप्ट्स और सीवी तो मांगते ही मांगते हैं। उनमें से जी। वो चेक करते हैं कि हमारे जो अभी प्रोग्राम में आप आ रहे हैं, जो कोर्सेज आप बाद में लेने हैं और जो आपने लिए हैं, वो कितना मैच कर रही हैं। ठीक है? ठीक है। ये जब हो गया तो बाद में आखिरी और मेन जो है वो रिसर्च देखते हैं कि आपकी रिसर्च किस चीज़ पे, जो मास्टर्स में या बैचलर्स में वो किस चीज़ की थी, और पीएचडी में हमारे साथ क्या रिसर्च करना चाह रहे हैं। वो आप मतलब प्रपोजल जो है जी। वो भी हमारे प्रोग्राम के साथ मैचिंग है या नहीं है। अगर वो सारे कंडीशंस मिल जाते हैं तो वो यकीनन आपके लिए यही तासर प्रोफेसर के पास क्रिएट करता है कि वो आपको एक्सेप्ट कर दे। रही बात एक और, तो वो आपको इस नज़र से भी देखते हैं कि आपकी परसेंटेज और जीपीए कितनी रहती है। उसमें से भी ये भी गेस कर लेते हैं कि ये जो स्टूडेंट है, पोटेंशियल स्टूडेंट जो भी है, वो टैलेंटेड है और इसके पास नंबर्स हैं, मतलब कुछ है इसके पास। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये परसेंटेज आपकी लो हो, जैसे 60s में होती है, पाकिस्तान में होती है, 60s जी। में भी होती है, 70s में भी होती है। मोस्टली जो 75 या 70 से ऊपर हैं वो एक्सेप्टेबल है। बाकी तो इन पे जो अगर इसको हम अगर यूं कह लें कि अगर आपका, अगर सीजीपीए के देखा जाए एमएस का और बीएस का, सो अगर आपका सीजीपीए हमारे लिहाज से हमारा 4 में से होता है, अगर आपका 3 से अबव है तो मतलब एक्सेप्टेबल है अगर हम यूनिवर्सिटी ट्रैक की बात करें इसमें। हाँ जी, ये आ गया फिर यूनिवर्सिटी में रिक्वायरमेंट्स में यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जी। जी। प्रोफेसर ने तो आपको एक्सेप्ट कर दिया, आपकी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह ये प्रपोजल सारा देख के। फिर यूनिवर्सिटी की जब रिक्वायरमेंट आती हैं तो वो भी चेक कर रहे होते हैं ये चीज़ें पहले तो। उनके ऊपर आपको स्क्रीन करते हैं और इनकी स्केल है जीपीए की 3, 4 नहीं है हमारे जैसा। तो 4 में से ये इनकी रिक्वायरमेंट है कि 2.3 जीपीए होनी चाहिए इनके स्केल पे। तो हमारी अगर 4 से 3 है या 3 पॉइंट से ऊपर है तो वो सही बिल्कुल इक्वलेंट है 2.3 के, इनके 3 के बराबर है। और अगर जीपीए जिनकी नहीं है तो वो, हेलो, जी। हाँ,
जिनकी जीपीए सिस्टम नहीं है उनकी परसेंटेज है वो 75 से अगर ऊपर हैं तो वो भी एलिजिबल है। हेलो। किनकी इंटरनेट में मसला है, आपकी में या हमारी में? हाँ जी। जी आई थिंक नेट का इशू था। हाँ जी, बता रहे थे आपसे जीपीए के हवाले से। हाँ जी, जीपीए है कि जीपीए तो हो गई, और परसेंटेज जिसकी है, मैं परसेंटेज के बारे में भी बताना चाह रहा था कि परसेंटेज अगर आपकी 75 एंड अबोव है तो वो भी एलिजिबल हैं। वो भी अगर इनके पास एक्सेप्टेंस भी है तो उनके भी फुली चांसेस हैं, जितने कि 80% या 3.2 जिनकी 2.3 जिनकी जीपीए है वो भी एलिजिबल है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, काफ़ी लोग अभी भी कमेंट्स भी कर रहे हैं इसमें कि आइट्स के हवाले से, लाइक आइट्स, टॉफल्स या जीआरई की रिक्वायरमेंट्स एज सच यहाँ पे हैं या एग्जेम्पशन अवेलेबल है यहाँ पे? हाँ जी, आइल्स और टॉफल जीआरई की जो रिक्वायरमेंट्स हैं मोस्टली हाँ हैं नहीं। किसी किसी प्रोग्राम में हों तो वो अलग बात है, मोस्टली नहीं है। जो आपकी यूनिवर्सिटी की जो प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होती है हमारी इंग्लिश की, कि हमारा जी, प्रोग्राम इंग्लिश में ही है पूरा, वो एक्सेप्टेबल है। पर अगर आपके पास हैं आइल्स जीआरई तो वो अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा, तो जो मैक्स पे सिलेक्शन फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी सेक्शन हो चुकी है, तो इसमें स्टाइपेंड का लाइक कितनी अमाउंट स्टाइपेंड की होती है और कैसे वो डिसबर्स होती है, थोड़ा सा उस बारे में बता दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है जो हमने पहले डिस्कस करना चाहिए था। जी, मैक्स स्कॉलरशिप मैंने बताया कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। उनमें से आपकी जो रिटर्न टिकट है वो भी होती है। जब आप पहली दफ़ा आ रहे होते हैं तो वो आपको टिकट देते हैं, और लास्ट टाइम जब आप डिग्री फिनिश करके जाएँगे यहाँ से तो वो भी आपकी टिकट इनकी तरफ से ही होगी। बाकी जब यहाँ आप पहुँचेंगे, जिस डेट से आप पहुँचते हो यहाँ, उस माह से लेके आखिरी माह तक आपकी स्टाइपेंड चलती है यहाँ, जो कि है मास्टर्स स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए 148,000 है, 1,48,000 44,000 40,000 जैपनीज येन, और जो पीएचडी स्टूडेंट हैं उनके लिए 148,000 येन है। इसमें से आपकी स्टाइपेंड भी हो गई, और जो आपके दूसरे एक्सपेंडिचर्स हैं जैसे अकोमोडेशन, रेंट हो गई, जैसे फूड का हो गया, और जो भी एक्सपेंसेस हैं आप इनमें से ही कवर करोगे। ठीक है, मतलब इसमें फीस वगैरह इसमें वो पे नहीं करनी होगी आपको। नहीं, जी, जी, वो फीस वगैरह जो ट्यूशन फीस वगैरह हैं वो सारी एक्सक्लूडेड है। ये सिर्फ आपकी स्टाइपेंड है फूड की, रिहाइश की, और जो अदर एक्सपेंडिचर्स हैं इंसान के लिए। अच्छा, इसमें सबसे मेन चीज़ जो अगेन मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जो रिसर्च प्रपोजल होता है। फॉर एग्जांपल केस स्टडी ले लेते हैं कि मैंने एक प्रोफेसर का प्रोफाइल देखा, उसको देख के मैंने अपना प्रपोजल फॉर्मुलेट किया। तो इसमें बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि प्रोफेसर का एरिया बाज़-औक़ात करंट रिसर्च एरिया कोई और होता है, और जिसमें हम काम करना चाहते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट मतलब होता है, मुख्तलिफ। तो इसमें क्या इश्यूज हो सकते हैं, और जो हमारा रिसर्च प्रपोजल होता है उसकी क्या वेटेज होती है ओवरऑल सिलेक्शन में? फॉर एग्जांपल आपने प्रपोजल उनको भेज दिया हुआ है, जैसे आप बता रहे हैं कि इसमें पूरा वेटेज होता है,
ग्रेडिंग का होता है, परसेंटेज का होता है, बाकी क्राइटेरियाज होते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस होते हैं, जैसे हमने सुना हुआ है काफ़ी इस पे पॉइंट्स हैं। तो रिसर्च प्रपोजल इटसेल्फ कितना वैल्यूएबल होता है, और बाकी जो इसमें प्रोसेस होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं? ठीक। जो प्रपोजल है वो आप जैसे ही अप्रोच करते हो ना, मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप प्रोफेसर्स को अप्रोच करेंगे एक्सेप्टेंस के लिए। जी तो एक्सेप्टेंस आपको मोस्टली तभी मिलती है जब आप क्लियर हो, आपकी रिसर्च क्लियर हो पीएचडी की, मतलब आपका प्रपोजल जो है वो बना बनाया हुआ हो और वो रिलेवेंट हो प्रोफेसर की रिसर्च एक्सपर्टीज के साथ, तभी आपको प्रोफेसर की तरफ से एक्सेप्टेंस मिलता है, मतलब फर्स्ट स्टेप आप क्लियर करते हो। अगर आपकी प्रपोजल है ही नहीं तो आपका जो आपकी सीवी है वो रिफ्लेक्ट कर रही होगी आपकी रिसर्च और आपकी फ्यूचर प्लानिंग टुवर्ड्स रिसर्च। तो उससे भी गेस किया जा सकता है कि आपकी जो रिसर्च बैकग्राउंड है और आगे आप जो करना चाह रहे हैं वो क्या है। तो अगर वो रिलेवेंट हो गई प्रोफेसर के साथ, प्रोफेसर के करंट रिसर्च के साथ, तो वो मोस्टली आपको एक्सेप्ट कर देंगे और आप पहला स्टेप क्लियर कर गए। अगर पहला स्टेप आप क्लियर कर गए तो इसका मतलब है आपके जो परसेंटेज हैं, चांसेस हैं सिलेक्शन की, वो थोड़ी बढ़ गई, 10% 20% जो आप काउंट कर लें। जी तो सेकंड, जब आपने आप भी अप्लाई कर दिया, एक्सेप्टेंस भी हुई, आपकी प्रपोजल भी क्लियर थी, विद रिलेवेंट है और विद प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइजर, तो जब आपका एप्लीकेशन वहाँ जमा होगा एडमिशन कमेटी में, तो वहाँ सारे एप्लीकेशन आते हैं दूसरे भी। तो अभी अगर एक ही मिसाल, हमारे जैसे प्रोग्राम में 8 सीट हैं आरईएससी प्रोग्राम में, जी और 10 स्टूडेंट्स आ गए एक्सेप्टेंस के थ्रू, तो इनमें कंपटीशन हो सकता है, इनमें कंपटीशन होगा, और वो ऐसे ही होगा कि उनमें आपकी वेटेज जो होगी, एक तो डेफिनेटली प्रपोजल का होगा कि किस स्टूडेंट की जो प्रपोजल है वो सही बनी हुई है, वो सही क्लियर है माइंडसेट के साथ। और दूसरा जो इनमें स्टेप है, इनका क्राइटेरिया है, वेटेज देते हैं, ये टेस्ट का देखते हैं, रिटन टेस्ट, मैथमेटिक्स की यूजुअली लेते हैं, बेसिक्स मैथमेटिक्स होती है, और फाइनल उसके साथ इंटरव्यू होता है। ये तीनों चारों मिला के आपकी वेटेज बनती है टोटल, विद योर प्रीवियस बैकग्राउंड। ये सारी आपकी वेटेज बनाती हैं, और वेटेज के थ्रू आप जो भी इनकी डिमांड होती है, 8 स्टूडेंट हुए, 10 हुए, वो सिलेक्ट करते हैं। बाकी जो रिमेनिंग होते हैं उनको ये मोस्टली पेंडिंग में भी रखते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि इनकी जो सीट है वो वेस्ट ना हो। कोई स्टूडेंट बाद में ये एक्सक्यूज कर देता है कि मेरे साथ ये मसला हो गया, मैं नहीं आ पा रहा, या किसकी एडमिशन कहीं और हो जाती है, वो बताता नहीं है पर चला जाता है सीधा वहीं। तो इनकी सीट अगर वेस्ट ना हो, वो दूसरे जो स्टूडेंट 2 थे एक्सेप्टेंस के साथ, उनकी वो प्रायोरिटी पे रखते हैं टॉप में, वेटिंग लिस्ट में, बाद में उन्हीं को कॉल कर देते हैं। अभी हमारे लास्ट ईयर जो ये हुआ था, लास्ट ईयर हमारे 5 स्टूडेंट पाकिस्तान से हुए थे, 5 के 5 सिविल में हुए थे। तो ये केस वहाँ हुआ था कि एक स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट में थी, और दूसरा कोई बंदा था, स्टूडेंट था, वो उसने ज्वाइन नहीं किया, उसने बता दिया कि मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा, मेरे साथ ये इश्यूज आ रहे हैं। तो फौरन इन्होंने जो वेटिंग लिस्ट पे थी पाकिस्तानी 5वीं 4 तो हो गए थे, उसको भी कॉल कर दिया। तो ऐसा भी होता है कि अगर आपकी वेटेज इतनी नहीं बनती प्रपोजल या दूसरी स्टेप जो हैं, टेस्ट वगैरह जो भी हैं, उनके हिसाब से आप वेटेज उसी मेरिट लिस्ट जैसे हम बनाते हैं उनमें नहीं आ रहे,
तो आपको वेटिंग लिस्ट पे रखते हैं और जैसे ही कोई वैकेंसी होती है तो आपको कॉल कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है बेसिकली मैक्स के हवाले से, कि कुछ लोग जो सिलेक्ट हो जाते हैं, इन केस जैसे आप सिलेक्ट हो गए या कोई और सिलेक्ट हो जाता है और उनके साथ स्पाउस होते हैं, लाइक अगर बीवी है तो उनके शौहर होंगे, शौहर हैं तो उनकी बीवी होती हैं। सो इन दैट केस क्या जापान में ऐसी कोई पॉलिसी है कि आप उनको साथ ले जाएं या बाद में साथ बुला लें, अगर आप मैक्स स्कॉलर हैं वहाँ पे तो? जी, जी, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। ऐसा प्रोसेस बिल्कुल है यहाँ। इसके लिए जब आप जो भी स्टूडेंट हैं, मेल हो या फीमेल हो, यहाँ अगर वो आ जाए तो इनके पास वो बाद में वो जो इनकी स्पाउस हैं, उसमें सारी फैमिली आ गई इसकी खुद की, जो इनके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं या उनकी चिल्ड्रन हैं, जी जी। वो सारे ये मंगा सकता है यहाँ। और उसके लिए प्रोसेस है, जब वो यहाँ पहुँचेगा, वो इनके पास वो सारे अपने डॉक्यूमेंट्स होंगे, निकाहनामा जैसे हो गया और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह, जो इनकी डॉक्यूमेंट्स होती हैं रिक्वायर्ड, मोस्टली एम्बेसी पे वो मेंशन्ड है। जैसे यहाँ पहुँचेगा वो इसके साथ हों, और जब ये खुद की रजिस्ट्रेशन करा चुका होगा स्टूडेंट, उनके पास सारी डॉक्यूमेंट्स होंगी, रेजिडेंस कार्ड इनको मिल चुका होगा, स्टूडेंट आईडी कार्ड होगा और दूसरे जो भी डॉक्यूमेंट्स वो होंगे, तो ये बाद में यूनिवर्सिटी को जाके बताएगा कि मैं अपनी फैमिली को बुलाना चाह रहा यहाँ। तो यूनिवर्सिटी एक एप्लीकेशन बनाती है जो फॉरवर्ड करती है मिनिस्ट्री को भी और इमिग्रेशन ब्यूरो में, और इसको भी दे देती है एक कॉपी। वो कॉपी लेके आप जाके इमिग्रेशन ब्यूरो में आप अप्लाई करते हो कि ये मेरी फैमिली है, मैं इनको बुलाना चाह रहा। उसको बोलते हैं हम सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, COE। वो जब आप अप्लाई करते हो उसकी है 3 माह उनकी ड्यूरेशन है, विद इन 3 मंथ्स वो आपको इशू कर देते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी। और जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी मिल गई तो आप उसको घर के एड्रेस पे वहाँ भेज दीजिए, और वो जब वहाँ पहुँचेगा तो वो जाके इस सर्टिफिकेट की बेस पे और दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड हैं वहाँ एम्बेसी में, वो जाके वहाँ सबमिट कराएंगे और अप्लाई करेंगे वीज़ा के लिए। और वीज़ा जैसे ही लग गया, मोस्टली लग जाता है, जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी जैसे ही आपको मिल गई तो आपकी चांसेस यही हैं कि आपको जो फैमिली है आपकी उसकी वीज़ा लग जाएगी, रिजेक्ट नहीं होगी, नहीं होती। और वीज़ा लग जाए फिर आप फ्लाइट की करा के जो भी है यहाँ पहुँच जाएंगे। तो आपके साथ अगर आपके बच्चे हैं, जितने भी हैं, 1-2 जितने भी हैं, वो अगर यहाँ पहुँचेंगे तो उनकी अलाउंसेस हैं यहाँ। उनकी अलाउंसेस भी आई थिंक 10 to 15,000 एन हैं जापानीज। वो भी आपको ये सेपरेट होंगे स्टाइपेंड से, अगर आपके लाइक स्पाउस और बच्चे आते हैं? जी, जी, वो अलग हैं। वाइफ के लिए नहीं है या हस्बैंड के लिए नहीं है, बाकी चिल्ड्रन के लिए हैं। अगर चिल्ड्रन वो भी 15 to 12 आई थिंक 12 ईयर्स से कम हो। बाकी जो अगर बड़े हैं तो वो उनकी नहीं है। और उनकी एजुकेशन भी यहाँ फ्री है, मेडिकल भी फ्री है, बाकी इंश्योरेंस आपको कराना पड़ेगा उनका जब वो वहाँ पहुँचे। बिल्कुल ठीक। अच्छा कयूम भाई, एक चीज़ और, जब हम प्रोफेसर को ईमेल कर रहे होते हैं, सो उसमें काफ़ी क्वेश्चंस इस हमारे फोरम पे पूछते हैं लोग हर सेशन में, कि हम ईमेल कंटेंट हमारा कैसा हो, जो ईमेल बॉडी होती है बेसिकली, और इसमें क्या हम अपना CV अटैच करें, अपना प्रपोजल एक ही फर्स्ट ईमेल में अटैच कर दें, अपना ट्रांसक्रिप्ट अटैच कर दें, अपना MS का जो थीसिस है वो अटैच कर दें। तो इस बारे में लाइक जब आपने अप्लाई किया था, आपने प्रोफेसर को अप्रोच किया होगा, तो आपकी क्या लाइक प्रोसेस था जो आपने फॉलो किया, और आप क्या सजेस्ट करेंगे टिप्स के हवाले से, अगर आप टिप्स देना चाहें कि आपने अगर प्रोफेसर को अप्रोच करना है तो आपका ईमेल कैसा हो और आपने अटैचमेंट में क्या क्या चीज़ें डालनी है? जी, जी। तो जब आप प्रोफेसर को अप्रोच करना चाह रहे हो, मोस्टली मैंने भी जब अप्लाई करना चाह रहा था तो मैंने भी इसके बारे में इंटरनेट पे सर्च किया कि कैसे अप्रोच करते हैं, क्या ईमेल कैसा हो। तो हर किसी के डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं। कोई लिखता है कि अपना
ब्रीफ एक बड़ा सा ईमेल लिखें, में आप खुद की डिटेल्स दें, पूरा अपनी बैकग्राउंड, अपनी फैमिली का और अपनी एजुकेशन का, फिर आपके जो फ्यूचर प्लानिंग्स हैं वो सारा देख के, उसके साथ सीवी जो आपकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन हो, थोड़ी बहुत उसकी ब्रीफ सीवी हो, वो अटैच करके आप कांटेक्ट करते हैं। पर जो मैंने मेथड फॉलो किया और मैं रिकमेंड भी करता हूँ इसको कि आप जब अप्रोच करना चाह रहे हैं तो आपकी ठीक है बॉडी इतना उसकी इतने डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है, बस जब खुद की जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, जैसे आप कहाँ से हैं और आपकी बैचलर्स कहाँ है, कहाँ से हुई है, मास्टर्स कहाँ से की हुई है, उसमें आप मेंशन कर सकते हो। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है, नहीं है तो खैर है, उसको मेंशन ना करें। परसेंटेज जीपी अगर अच्छी है तो मेंशन कर दें थोड़ा सा, और उसके बाद फ़ौरन आप आ जाएं कि आपने बैचलर्स में क्या किया और उसकी जो डिसर्टेशन थी आपकी, उसकी टाइटल क्या थी, और बाद में आप मास्टर्स में जो रिसर्च आपने की उसकी टाइटल भी मेंशन कर दें कि मैंने ये मेरी मास्टर्स की थीसिस थी। और उसके बाद आप मेंशन करें अपने जो पब्लिकेशंस हैं कि कितने अपने पब्लिकेशंस आपके पास हैं और कौन कौन सी जर्नल्स में हैं। लाइक आप लिखोगे कि आई हैव 4-5 पब्लिकेशंस, 2 in impact factor journals and 2 in international conferences, something like that। तो आप ये आपका जो रिसर्च इंट्रोडक्शन है वो भी आपने दे दिया। उसके बाद आप आ जाते हो कि अभी प्रोफेसर के बाद में आप लिखोगे कि आप जो प्रोफेसर की आपकी जो मतलब प्रोफेसर से आप मुखातिब होंगे कि मैंने आपका प्रोफाइल देखा, आपकी प्रोफाइल पढ़ा, और वाकई में उनको पढ़िएगा। ऐसा ना है कि वैसे ऐसे लिख दें कि मैंने आपकी प्रोफाइल देखी और पढ़ा, ये सारा कुछ जो मैचिंग है मेरे साथ, आपका रिसर्च ये वो बस ऐसे ही डाल दें। नहीं, ये नहीं होता। शॉर्टकट नहीं करें, आप वाकई में उनके जो प्रोफाइल हैं विजिट करें, उनके रिसर्च एक्सपर्टीज देखें और उनके पेपर्स जो रिसेंट हैं वो पढ़ें, उनसे कुछ समझें, उनको बाद में मेंशन भी करें अपने ईमेल में कि ये मैंने आपके पेपर्स पढ़े हैं जो मेरी रिसर्च की रिलेवेंट हैं, फ्यूचर जो मैं प्रपोज कर रहा हूँ, और मेरा जो प्रपोज टॉपिक है वो ये है और बिल्कुल इसके रिलेवेंट हैं, और उन्हीं में से थोड़े बहुत जो आपके क्वेश्चन जनरेट हो या उनकी आप आंसर्स पूछना चाह रहे हैं वो भी भली पूछ सकते हो। मतलब यह है कि आप जो प्रोफेसर के बैकग्राउंड है वो डिटेल में पढ़ के उनके पेपर्स उनको मेंशन करें, और बाद में उसके साथ अपना जो आपका प्रपोज्ड टॉपिक है, मतलब जो प्रपोजल आपने बनाया, तो उसमें जाहिर सी बात है कि आप उसमें अपना टॉपिक मेंशन करते होंगे। प्रपोजल जो आपने लिखा तो उसमें आप प्रपोज टॉपिक भी, टेंटेटिव टॉपिक जो है वो भी आप मेंशन करते हो, तो वो भी मेंशन करके आखिर में जो एंडिंग करते हैं विद ग्रीटिंग प्रोफेसर को। और उसके साथ साथ आपने अटैचमेंट्स करनी है, वो भी मेंशन कर दें कि मैंने ये चीज़ें अटैच की हैं, इनको आप देख के काइंडली मुझे रिस्पॉन्स करिए। तो उन अटैचमेंट में सबसे पहले आप अपनी सीवी अटैच करें, किसी भी फॉर्मेट में हो। वो बाद का पूछते हैं कि यूरो फॉर्मेट हो या कोई यूरोपास फॉर्मेट, हाँ जो भी हो एक्सेप्टेबल है, इसकी कोई ये नहीं है। आई थिंक मैंने भी यूरो फॉर्मेट ही सेंड किया था। सीवी सबसे पहले सीवी अटैच करें, उसके बाद आप ट्रांसक्रिप्ट जो हैं बैचलर और मास्टर्स की वो अटैच करें, और अगर आपके पास GRE IELTS हैं तो वो भी अटैच कर दें। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपका रिसर्च प्रपोजल है, वो अटैच कर दें। कभी कभार ये भी सवाल करते हैं स्टूडेंट्स के हम रिसर्च प्रपोजल अटैच करें या नहीं करें इसमें, क्योंकि वो इनके पास ना एक माइंडसेट होती है कि भाई जो हमने टॉपिक प्रपोज कर रहे हैं वो हमारा आउट हो जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं है,
जो दूसरे रिसर्चर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके पास भी आइडियाज होते हैं, और अगर आपकी आइडिया में ये पढ़ के वो आपको एक्सेप्ट नहीं भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी चोरी कर देंगे आपका आइडिया को यूज करेंगे। आइडिया को यूज, नहीं, ये नहीं होता। अगर वो आइडिया को आपके चोरी भी कर दें, तो वो उनकी अप्रोच वो नहीं होगी जो आपने सोची होगी, डिफरेंस होगा थोड़ा बहुत। तो ठीक है। मैं यही सजेस्ट करता कि आप प्रपोजल अटैच कर दें। मोस्टली नहीं करते, वो कहते हैं कि अभी प्रोफेसर की रिप्लाई आए, वो अगर मांगता है प्रपोजल तो फिर हम उसको रिप्लाई में दे देंगे। पर अगर आप नहीं इसको अटैच करते हैं ना, तो मोस्ट लाइकली ये होता है कि बाज़-औक़ात आपको रिस्पॉन्स नहीं करते वो टीचर्स आपकी सीवी पे, क्योंकि सीवी इतनी वर्थ नहीं रखती जितना कि आपका प्रपोजल रखता है। सीवी आपके बैकग्राउंड को शो करता है पूरा, फ्यूचर को नहीं जी। करता। प्रपोजल जो है आपको फ्यूचर को प्रेज़ेंट कर रहा है कि आगे आप कैसे जाओगे हमारे पास। हुँ। आपके पास से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे साथ आप फ्यूचर में कैसे जाओगे वो ही इम्पोर्टेंट है। तो आप प्रपोजल को, अच्छा सा प्रपोजल हो, उसको रिव्यू कराएँ, अपने जो आपका कोई दोस्त हो, कोई प्रोफ़ेसर हो। मोस्टली मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आपका जो मास्टर्स का सुपरवाइज़र सुपरवाइज़र। हो, हाँ, उससे जी। ही थोड़ा बहुत डिस्कस कर लें अपने प्रपोजल के बारे में, और बाद में वो अटैच कर दीजिए। ये आपकी जब आप अटैच कर देंगे, तो मैं तो यही मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू कि मोस्ट लाइकली आपको क्या नाम है, रिस्पॉन्स आए। रिस्पॉन्स आएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा पीएचडी के रिसर्च वर्क में पूछी जाती है, मतलब सेशन हम करते रहते हैं, प्रोफ़ेसर का बिहेवियर वहाँ पे कैसा है और बाकी जो मैनेजमेंट है। तो अभी क्योंकि आपने अभी नवंबर में जॉइन किया, तो आप कैसा देख रहे हैं लाइक अपने प्रोफ़ेसर को? अभी आप आई थिंक कोर्स वर्क कर रहे होंगे, तो प्रोफ़ेसर का बिहेवियर कैसा है, लाइक प्रेशराइज़िंग है या नहीं है, या खुशगवार मूड होता है? तो थोड़ा इस पे बताइएगा। जी, जी, जी। प्रोफ़ेसर के साथ-साथ मैं पूरा जापान का बता देता हूँ। ठीक है, आप तो पूरे अगर जापान का जनरली बता दें हमें। तो अगर जैसे ही आप एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं, मीन्स कि आप जो जापानीज़ आपके क्या नाम है, कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो आपको पता पड़ जाता है कि ये कैसे हैं, इनकी माइंडसेट क्या है। हुँ। मैं अपना बता देता हूँ कि जब हम दुबई एयरपोर्ट पे, इनकी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी हमारी दुबई में, तो जापानीज़ रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे वहाँ हमारे साथ कॉन्टैक्ट में आ गए, तो हमने फ़ील किया कि ये कुछ अलग है। और आप हुँ। वहाँ पहुँचने में ही फ़ील करोगे कि ये फ्रेंडली हैं। सही है। बिल्कुल फ्रेंडली, और कोई भी टेंशन नहीं, आपको हर वक़्त सपोर्ट करेंगे, और जैसे ही आपको आपके साथ कोई भी मसला-मसाइल होगा, तो ये अपना काम छोड़ के सबसे पहले आपका मसला जो है वो हल करेंगे। उसी वक़्त फ़ौरन, ऐसा भी नहीं सही। कहेंगे कि अब मैं अपना काम ये थोड़ा पूरा कर लूँ, बाद में आपके साथ ये मसला हल करते हैं। नहीं, वो अपना काम छोड़ जी। देंगे, सबसे पहले आपके साथ आएँगे। ये तो हो गया एक्सटर्नली, जब जापान में आप एंटर होते हो, और जब जी। आ जाते हो, और हर वक़्त आपके साथ ये भी मैं बताता चलूँ कि अब इवन आप जापान में नहीं भी हैं, आप सिर्फ़ कॉन्टैक्ट में हैं ईमेल-शीमेल में, तो वो ईमेल में भी आपको हर वक़्त जैसे ही आपकी ईमेल-शीमेल उनको रिसीव होगी और उन्होंने देख ली, तो वो फ़ौरन आपको रिप्लाई कर देंगे। फ़ौरन रिप्लाई करेंगे, और हर वक़्त आपको वो थैंक्स एक्नॉलेज करेंगे। बिल्कुल, इसका तो तो मैं एक खुद खुद भी शाहिद हूँ, इस जो आप बता रहे हैं कन्वर्सेशन का, तो बिल्कुल ऐसा ही है। जी। तो कोई टेंशन नहीं, इनके मतलब प्रेशर नहीं देते, ये पूरा फ्रेंडली हैं, और सुपरवाइज़र तो आपका फ्रेंडली होगा ही होगा, पर ये जो बाहर वाले हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में हो, या कोई आपकी जो भी एफएसओ। डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ हैं, उनमें से जो भी आपके साथ मतलब कॉन्टैक्ट में आया है, वो आएगा, वो फ्रेंडली होगा। कोई प्रेशराइज़ नहीं करते, बिल्कुल भी। और मैंने तो यहाँ आके फ़ील भी किया और सुना भी है प्रोफ़ेसर्स के सीनियर्स से,
कि वो इवन जब आप आखिर में हो, आपकी लास्ट ईयर हो, लास्ट मंथ हो, आपकी रिक्वायरमेंट अगर आपकी पूरी नहीं हो ना, फिर भी वो आपको प्रेशराइज नहीं करेंगे कि ये जल्दी कर लो, ये मुझे चाहिए जल्दी, प्रेशराइज सही। नहीं करेंगे। बाकी वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विद इन ड्यू टाइम आप कर लें। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कर लें, और उसका प्रेशर अगर आप पे आ जाए तो वो प्रेशर आपका अपना ही जनरेट किया हुआ है, वो उनकी तरफ से नहीं है। तो जनरली यही है कि ये फ्रेंडली हैं बाहर भी और विद इन यूनिवर्सिटी भी। और यूनिवर्सिटी में आपका सुपरवाइजर तो हर वक्त आपको एकेडमिया में भी सपोर्ट करेगा, और जो बाहर के मसाइल होंगे उनमें भी सपोर्ट कर रहा होगा। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा अगर अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर दें ओवरऑल, जैसे आप अभी बता रहे हैं लाइक अभी आप कोर्स वर्क कर रहे होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी आपकी डिग्री स्टार्ट हो रही है। तो अभी कोर्स वर्क में मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका इनिशियल, अगर हम देखें पहले मंथ में? जी, कोर्स वर्क भी, हाँ मैं कोर्स वर्क ही कर रहा हूँ अभी तो। और कोर्स वर्क में भी यही है कि वो वाला सिस्टम हमारा नहीं है कि कोर्स वर्क में भी हमें तो प्रेशराइज किया जाता है। पाकिस्तान में ये हाँ जी। वाला एक सिस्टम है, उनका अलग सिस्टम है, पाकिस्तान हो या दूसरे मुल्क हो। मेरे साथ तो एक दो बांग्लादेश से भी हैं दोस्त, और इंडिया के भी हैं, भाई उनका भी यही सिस्टम है कि भाई कोर्स वर्क में भी वो प्रेशराइज करते हैं। और कोर्स वर्क इतना ही होता है कि आप खुद भी प्रेशराइज हो जाओगे, वहाँ असाइनमेंट्स होती हैं, ये वो सारा कुछ, तो आपके ऊपर बर्डन होता है। यहाँ कोर्स वर्क का इतनी कोर्स वर्क की वेटेज नहीं है, मतलब बिल्कुल भी वो इसको सीरियस नहीं लेते। सीरियस लेने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ो ही नहीं, बाकी ये है कि वो इस पे वो वाला प्रेशर नहीं देते कि भाई आप ये कोर्स है, इतना बड़ा कोर्स है, ये सारा आप कवर कर लो, इसके बाद में ये एग्जाम होने हैं, ये होना है, ये होना है। ये वाला सिस्टम नहीं है, आपको सिंपली वो रिलैक्स रखेंगे। कोर्स वर्क में भी आ रहा हो तो असाइनमेंट्स भी देते हैं, ये भी है, असाइनमेंट्स भी देते हैं, पर उनका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर पाए तो कोई बड़ा गुनाह कर दिया, आपके मार्क्स कट जाएंगे, ये हो गया, ये हो गया। नहीं, आपसे अगर नहीं हो रहा तो आप डायरेक्ट आके उनसे डिस्कस करेंगे, वो आपको गाइड कर देंगे। और बाकी ये रहा कि आपकी जो ग्रेडिंग है इनकी, वो ग्रेडिंग भी सही रखते हैं, ऐसा कोई मतलब जो है हल्का हाथ ही रखते हैं, ऐसा ही बोल दें। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सैतामा यूनिवर्सिटी में जैसे आप बता रहे हैं कि एज ए पाकिस्तानी आप पहले गए RESE प्रोग्राम में, इसके अलावा वहाँ पे बाकी डिपार्टमेंट्स में पाकिस्तानी हैं, लाइक कम्युनिटी हमारी कितनी है वहाँ पे? थोड़ा सा इस बारे में, आपकी मुलाकात तो हो चुकी होगी। जी, हमारी सारी यूनिवर्सिटी में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो मेरे से पहले सारी की सारी लिमिटेड थी सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। वो पीछे से चला आ रहा है, 2005 से लेकर अभी 2019 तक सारे के सारे जो भी आए सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही आए। तो मैं फर्स्ट बंदा हूँ जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बाहर ही हट के एडमिशन मेरी हुई। तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हूँ। बाकी एज सच हमारा दूसरे जो भी हैं पाकिस्तानी दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं है। बाकी अगर हम क्वांटिटी वाइज देख लें तो हमारे यहाँ 14 स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान के, 14 स्टूडेंट्स हैं। एक हमारे साथ पाकिस्तानी हैं जो कि फैकल्टी में है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यहीं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। सही। उनमें फीमेल भी आ गई और मेल भी आ गए सारे। ठीक हो गया। तो मतलब आप फर्स्ट हैं जो इस RESE प्रोग्राम में। अच्छा, एक चीज़ जो स्पेसिफिक इसी प्रोग्राम के थ्रू मैं पूछना चाहूँगा, इस RESE प्रोग्राम में कितने डिपार्टमेंट्स फर्दर इंक्लूडेड हैं? हाँ, मैंने इंट्रोडक्शन में आई थिंक बताया था कि ये जो RESE प्रोग्राम है वो
एक कंबाइंड प्रोग्राम है 3-4 डिपार्टमेंट का, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट एक तो, और मैथमेटिक्स जी डिपार्टमेंट, और तीसरा ये इन्फॉर्मेटिक्स डिपार्टमेंट बोलते हैं। मतलब उसमें आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सिस्टम जो भी जी है जी आप नाम दे दें, वो सारा कुछ आ गया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक, जी मैथमेटिक्स जी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे जो भी इनकी बैकग्राउंड में हैं वो सारे आरई प्रोग्राम के थ्रू आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कयूम भाई, अगर हम सीएससी को देखें, चाइना का स्कॉलरशिप है, इसके अलावा एचकेपीएफ हांगकांग का है, मैक्स्ट जापान का होगा, तो मे बी आपने भी पहले इसमें अप्लाई किया होगा किसी और स्कॉलरशिप में, तो एज कंपेयर टू ऑल दीज एजेंसीज, सीएससी, एचकेपीएफ, आप कैसा देखते हैं मैक्स्ट को? कंट्री के हवाले से भी, रिसर्च के हवाले से भी, ओवरऑल अगर थोड़ा सा हमें बता दें। काफ़ी लोग अप्लाई कर रहे हैं सीएससी में, काफ़ी लोग अप्लाई कर चुके होंगे, एचकेपीएफ में उनकी डेट्स भी आई हुई हैं, और मे बी काफ़ी लोगों ने इसमें भी अप्लाई किया हो, तो कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो इसमें आप कैसे बताना चाहेंगे? जी, इसमें हर किसी की प्रेफरेंसेस अलग होती हैं। कोई यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देख रहा होता है, कोई कल्चर को देख रहा होता है, कोई किसी की क्राइटेरिया अलग होती है कि स्क्रीनिंग की, जी हर किसी की। कोई बोल रहा होता है कि यार मैं यूरोप के अलावा कहीं नहीं जाना। हम्म। कोई किसी के लिए ये मैटर करता है कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कहाँ है, क्या है, वो चाहे चाइना में हो, जापान में हो, या हांगकांग में हो, या यूएस में हो, या जी दुनिया के किसी भी इलाके में हो। तो ये हर किसी की अपने माइंड का, आई थिंक, वो उनका ही क्राइटेरिया होगा, इनकी परसेप्शन होगी। बाकी देखा जाए तो एज कम्पेयर टू जो मेरे नॉलेज में है, तो इनके जो ये कंट्रीज आपने जो मेंशन किए, इनके हिसाब से यहाँ जो जापान में है वो प्रेशराइज कम करते हैं, प्रेशराइज नहीं करते बिल्कुल स्टूडेंट को। हम्म। यहाँ आप रिलैक्स रहते हैं, पूरा रिलैक्स रहते हैं। और मे बी कोई ये भी सोच रहा हो कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में, तो हाँ जी। जैसे हांगकांग में होता है कि हांगकांग में आई थिंक $3,000 पर मंथ मिल रहे हैं। मेरी सेशन हमारा हुआ था, लास्ट सेशन था एचकेपीएफ पे, वो बता रहे थे कि ऑलमोस्ट 4.5 या 4.5 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। उसमें फीस भी पे करना होती है, उसमें बाकी भी एक्सपेंस होते हैं वैसे। हाँ जी, जी, हर किसी के अलग होते हैं, तो उनको वो काउंट कर रहे होंगे, उनके हिसाब से वो अमाउंट इतना ज़्यादा लग रहा होगा उनको कि 4 लाख हैं, 4.5 लाख हैं। और चाइना में जैसे बात करें तो वहाँ तकरीबन 80 to 90,000 आई थिंक यॉन मिलते हैं वहाँ पीएचडी जी स्टूडेंट्स को। और वो भी कुछ सेविंग कर लेते हैं वहाँ से, उनकी भी यही ये बोल रहे होते हैं कि हम कुछ सेविंग कर लेते हैं। तो जी जी जैसे यहाँ ही। यहाँ जो जापानीज हैं उनकी अमाउंट 1,48,000 है। मैंने जैसे बोला पाकिस्तानी कुछ बनते हैं 2,28,000 ऐसे, 2.25 मतलब बनते हैं। तो यहाँ भी अगर हम साइतामा की बात कर लें तो साइतामा में हमें अच्छी खासी सेविंग हो जाती है। बाकी इनका जो टोक्यो वाला इलाका है वो थोड़ा महंगा है, उसमें आपकी सेविंग हम्म। कम होगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप आराम से रह नहीं पाएंगे और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट नहीं कर। हाँ, मैं ये बात भी बता दूं कि आप अगर मैक्स पे यहाँ हैं तो आपको 28 हाँ 28 पर वीक पार्ट टाइम जॉब की भी परमिशन होती है कि आप ओके। 28 पर वीक आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, वो कोई भी हो। तो ये है कि आप अगर उनकी प्रेफरेंसेस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग पे है तो वो अलग है, वो चाइना में भी जा सकते तो हैं, इसका मतलब ये कर जो सकते हैं। एक पॉइंट बताया, जी जो आपने पॉइंट बताया ना, पार्ट टाइम वर्क का, ये आज से पहले नहीं था इंफॉर्मेशन में कि आप 28 घंटे एक वीक में काम भी कर सकते हैं, और अगर आप करना चाहें मैक्स पे अगर आप जा रहे हैं तो
अच्छा, इस पे अब्दुल कयूम भाई, पीएचडी के बाद वहाँ पे जॉब जॉब के हवाले से लाइक कोई बंदा वहाँ जॉब करना चाहे, जैसे आपने बताया कि पाकिस्तानी एक है वहाँ पे एपी है, तो ऐसा कोई सिनेरियो होता है आफ्टर पीएचडी? जी हैं। आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी हैं। मोस्टली अगर बिजनेस रिलेटेड स्टूडेंट्स जो आए हैं तो उनके लिए तो बड़ा फायदा है। यहाँ बिजनेस करना हम्म। बहुत ही आसान है, उनके लिए तो बहुत बड़ा फायदा होगा। और बाकी जो हम्म। हमारे टाइप के जो टेक्निकल बंदे हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज हैं, पर उनके लिए अगर वो खुद को सेटल करना चाह रहे हैं अच्छा सा, तो वो उनको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि वो जापानीज सीख लें। हम्म। उसका बहुत बड़ा फायदा होता है। और उसके सही। अगर आपके पास जापानीज है तो आप दुगने से 3 टाइम्स मोर आप अर्न कर सकते हो। जो कि आप अगर आपके पास जापानीज नहीं है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी कम होगी, और आप कम जो आपकी इनकम है वो भी कम हो सकती है। सही। अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा अब्दुल कयूम भाई, जो मैंने लिखे हुए थे उनमें ये क्वेश्चन है कि इन केस इंटरव्यू के लिए कोई शॉर्ट लिस्ट हो गया, तो इंटरव्यू में कमेटी के थोड़ा सा हवाले से, क्योंकि आप इंटरव्यू फेज से गुजर चुके हैं इस प्रोग्राम में, सो इंटरव्यू में कमेटी लाइक कौन से मेंबर्स होते हैं, और इसके अलावा मोस्टली कौन से क्वेश्चंस किए जाते हैं जिन पे लाइक फोकस करते हैं वो, क्योंकि वहाँ पे अगर थ्रेशोल्ड 8 का है कि उन्होंने 8 बंदे वहाँ पे रखने हैं, उनके पास 10-12 आ गए, तो वहाँ पे अगर हमने डिस्टिंग्विश होना है उस इंटरव्यू में, जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा सेक्शन का, तो उसमें कौन से ऐसे टिप्स देना चाहेंगे आप हमें कि जिनको फॉलो करके हम अपनी जो सीट है वो सिक्योर कर सकते हैं नेक्स्ट में? सही। जब आप की इंटरव्यू स्केड्यूल हो जाए तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप के जो कोर्सेज आपको बाद में मिलने हैं पीएचडी में, आप जब सिलेक्ट हो जाओगे तो उनकी वेबसाइट पे जाके ये चेक कर लिया करें कि जो सुपरवाइजर हैं वो कौन से कोर्सेज पढ़ा रहे हैं। और हम्म। इनकी जो बाद में ये देखें कि उनमें उनकी जो हेड हैं डिपार्टमेंट के वो कौन से कोर्सेज पढ़ा रहा होता है। और हाँ, ये चीज़ें, जी। क्योंकि वो अपने कोर्सेज ना आप जब आओगे तो मोस्टली यही होता है कि सुपरवाइजर के कोर्सेज तो आपने लेने पड़ेंगे। जी। बाकी जो सीनियर फैकल्टी है मे बी उनमें से भी 1-2 कोर्स आपको लेने पड़े, तो वो आप खुद के कोर्स के हिसाब से भी आपको जांचना चाहते होते हैं आपकी जी। इंटरव्यूज के दौरान। तो आप अगर उनके जो कोर्सेज हैं उनको भी अब अगर रिव्यू कर लें तो आपके मतलब 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे वहां से जी। उनके आंसर। अपार्ट फ्रॉम दैट आपसे वो पूछ रहे होते हैं कि आपकी जो रिसर्च है वो जापान के लिए कैसे बेनिफिशियल होगी, जापान की सोसाइटी के लिए कैसी बेनिफिशियल होगी, और आपकी सोसाइटी के लिए कैसी बेनिफिशियल होगी। मीन्स आपके बैकग्राउंड पे पहले पूछते हैं, फिर मैंने जैसे बताया कि कुछ उनके खुद के जो कोर्सेज आपने बाद में लेने हैं उनके बारे में भी वो पूछ लेते हैं। और जो आपने प्रपोजल में टूल्स मेंशन किए हों या नहीं किए हों और पर रिलेवेंट हों, जी। जैसे कोई अगर मटेरियल साइड में रिसर्च करना चाह रहा हो तो उसमें उनके पास ये एक्सपर्टीज होने चाहिए या उनकी ये नॉलेज होना चाहिए कि उनके जो मटेरियल है उसको कैसे वो एनालाइज करेंगे, कौन कौन से टूल्स होते हम्म। हैं, जैसे एक्स्ट्रा डिफ्रेक्शन होता है, एसीएम होता है। ये चीज़ें जैसे आप अगर कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हैं तो आपसे वो किसी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। हम्म। तो जनरली यही होता है इंटरव्यू में कि आपके बैकग्राउंड का पूछते हैं, आपकी जो आपका रोल क्या होगा और आपकी बेनिफिशियल आपकी रिसर्च की क्या होगी फॉर द जापानीज सोसाइटी।
और तीसरा ये कि आपके जो कोर्सेज होंगे फ्यूचर में आपके पीएचडी में, उनकी बेसिक्स वो चेक करना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ें आप सही से पहले से ही कवर कर लीजिए जब आप इंटरव्यू में अपियर होना चाह रहे हो, तो ठीक है। इंशाल्लाह आप इंटरव्यू क्लियर कर जाएंगे। और इंटरव्यू में हमें मोस्टली यही होता है कि 3 प्रोफेसर्स होते हैं, जी इंक्लूडिंग द सुपरवाइजर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड 1 सीनियर फैकल्टी मेंबर फ्रॉम द डिपार्टमेंट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम भाई। अब थोड़ा सा क्वेश्चन जो हमारे पास आए हैं उन पे हम बात कर लेते हैं। ये अब्दुल अली वलाना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या आइट्स ज़रूरी है मैक्स के लिए? जी, मैं ये पहले ही बता चुका हूँ कि आइल्स नहीं ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आपको जो प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास आइल्स है तो ये बेहतर है। ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन है, राशिदा अतहर कहती हैं कि पर एनुअल और होल प्रोग्राम, आई थिंक ये स्टाइपेंड की बात कर रही थी कि वो जो अमाउंट थी वो पूरे प्रोग्राम की थी, पीएचडी प्रोग्राम की, या पर ईयर? हाँ, वो स्टाइपेंड पर मंथ ही, ये जो मैंने बताया 148,000 यन, जी ये पर मंथ आपको मिल रहे होंगे फॉर द 3 ईयर ड्यूरेशन। ठीक हो गया। सो हमारी तरफ से क्वेश्चन बिल्कुल यही थे जो हमने पूछ लिए हुए हैं। इसके अलावा आप अगर कोई, जी यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, आसिफ अली लगारी पूछ रहे हैं कि व्हाट्स द डेडलाइन, शुड वी अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ होप सर्टिफिकेट, आई विल गेट माय डिग्री इन मे 2021। हाँ, ये डेडलाइन के लिए तो मैंने पहले से ही बता दिया कि डेडलाइन वेरी करती है। इनकी जो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड एप्लीकेशंस हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं लेट अगस्त से, और बाय द एंड ऑफ दिसंबर वे कंप्लीट कर देते हैं ये एप्लीकेशन प्रोसेस सारा कुछ। बाकी अगर ये है कि होप सर्टिफिकेट के बेसिस पे अगर अप्लाई करना चाह रहे हो तो मेरे नॉलेज में जो है तो वो ये इनको रिक्वायर्ड होता है सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, और वो वेरीफाइड भी होना चाहिए अपने कंट्रोलर से। तो आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप फिर ऐसा कर सकते हैं कि रिक्वेस्ट कर दें, उनको बता दें कि आपके जो ड्यूरेशन, सपोज हमारे केस में हमारी यूनिवर्सिटी के हमारे प्रोग्राम में जो डेडलाइन है 20 नवंबर, तो जी अगर आपके पास 20 नवंबर तक सर्टिफिकेट नहीं है, आप होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई करना चाह रहे हो, पर ये आपके एक्सपेक्ट कर रहे हो कि विद इन 1 वीक, मतलब 27 ऑफ नवंबर तक आपको अगर डिग्री मिलनी है और वो आप वेरीफाई भी करवा लोगे, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर दीजिए कि अभी मेरे पास ये डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, मैंने अप्लाई किया हुआ है, होपफुली 1 वीक में मुझे मिलना है और वो वेरीफाई भी करवा लूँगा। तो वो आई थिंक इनको कंसिडर करेंगे, हो सकता ठीक हो है। गया। जी, ये इन्होंने दोबारा क्वेश्चन किया है, आई हैव नोटराइज्ड होप सर्टिफिकेट फ्रॉम नोटरी पब्लिक। अगेन ये होप सर्टिफिकेट की ही बात कर रहे हैं। नहीं, ये होप सर्टिफिकेट जो है वो नोटरी पब्लिक का इनकी अटेस्टेशन ज़रूरी नहीं है यहाँ जापान में, मे बी वो चाइना में हो, हाँ जी। जापान में नहीं होता ये नोटरी पब्लिक का। बाकी ये है कि आपको अगर आपके पास अगर ये क्या नाम है होप सर्टिफिकेट है, और वो जैसे मैंने बताया कि वो मेंशन करे कि विद इन 1 वीक आफ्टर जी जो इनकी डेट है, डेडलाइन। लास्ट डेट थी, डेडलाइन थी, उनके आपको मिलनी है, तो वो आप इसमें मेंशन करा दें। और एक अलग से अगर आप जैसे नोटराइज कराना चाह रहे हो, तो मैं इसको ऐसा ही कंसीडर करूंगा कि आप जो कंट्रोलर हो आपके, उनसे एक सर्टिफिकेट बनवा दीजिए, या उनसे कोई एक मतलब कोई नोट लगा लें कि वो आपको विद इन ड्यू टाइम वो जो 1 वीक है उसमें आपको वो प्रोवाइड कर देंगे, तो वो बेनिफिशियल रहेगा बजाय कि आप नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवा लें।
जी, ये मोहम्मद नोमान नज़ीर पूछ रहे हैं, कैन मैक्स स्कॉलर डू देयर रिसर्च स्टे आउटसाइड जापान विद मैक्स स्टाइपेंड? फुल रिसर्च तो आई थिंक नहीं हो सकती बाहर। बाकी ये है कि अगर आपके आपकी रिसर्च जो है यहाँ नहीं हो पा रही, को कुछ कुछ होते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स में भी यहाँ भी मौजूद ना हो अगर डिपार्टमेंट में या यूनिवर्सिटी में, तो ये खुद ही आपको रेफर करते हैं किसी यूनिवर्सिटी में। जैसे हम अगर साइतामा की बात कर लें, मुझे अगर ये फैसिलिटी नहीं होगी जो मुझे रिक्वायर्ड है, तो ये मुझे टोक्यो यूनिवर्सिटी में भी रिकमेंड कर सकते हैं, उनको वहाँ भी भेज सकते हैं कि आप वहाँ जाके वो एक्सपेरिमेंट से करके आए। या इनके इंस्टीट्यूट्स होते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं प्योरली डेडिकेटेड फॉर द रिसर्च, वहाँ भी आप को ये रेफर कर सकते हैं कि उधर जाके आप वो रिसर्च कर लें। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा आने लगे हैं, मे बी उनको आइडिया होगा कि हम क्वेश्चन ले रहे हैं। ये बरीजा एमन पूछती हैं, आई डोंट हैव आइट्स एंड एनी रिसर्च पेपर, डिड आई हैव एनी होप टू गेट स्कॉलरशिप इन एमफिल? या एमफिल के लिए तो बिल्कुल ये एलिजिबल हैं, आयल्स तो वैसे ही ज़रूरत नहीं है इनकी। बाकी रिसर्च पेपर जो है वो एमफिल के लिए लाजिम नहीं है, क्योंकि यहाँ जो मास्टर्स की डिग्री है उनमें भी मैंडेटरी नहीं है कि आप पब्लिकेशन कर दें। बाकी ये है कि वो पब्लिकेशंस करते हैं मास्टर्स के स्टूडेंट। तो यहाँ के मास्टर्स की डिग्री के लिए रिसर्च पेपर रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप अगर मास्टर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो विदाउट रिसर्च पेपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबल है। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे हमारे एंड हो गए हैं, और मैं चाहूँगा आपकी एक्सपर्टीज से और जितना नॉलेज आपके पास है अब तक, आप कुछ ट्रिक्स, कुछ टिप्स हमें दे दें कि अगर कोई अप्लाई कर चुका हुआ है या अभी कोई अप्लाई करेंगे तो उनको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। यूँ कह लें कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, कॉन्टैक्ट से लेके ऑनवर्ड इंटरव्यू टेस्ट तक, जो हमें लाइक स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। सम अप कर लें थोड़ा सा, जैसे आपको बेहतर लगे। हाँ, जैसे अगर आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी, अप्लाई कर दिया, तो फिर आपके साथ वो कांटेक्ट में होंगे। जाहिर सी बात है, आपके लिए जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो इन्होंने डिस्कस किया होगा कि नेक्स्ट स्टेप आपसे ये पूछे जाएंगे। तो जो आपसे वो नेक्स्ट स्टेप में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यही है कि आप उनकी सही तरीके से तैयारी कर लें। जैसे हमारे वाले केस में है कि नेक्स्ट स्टेप आप जब आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट करा देते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्या नाम है स्टेप होता है कि आप मैथमेटिक्स की टेस्ट ली जाएगी, तो उसके लिए पेपर प्रिपेयर हों। और उसके बाद ही फ़ौरन ही ये फ़ौरन ही करते हैं इंटरव्यू। जैसे ही आपकी टेस्ट ख़त्म होगी, तो वो आपसे इंटरव्यू कंटिन्यू कर देंगे वहीं से। ठीक हो तो गया। मैं यही चाहूँगा कि अगर आपने एप्लीकेशन फाइल करा दी, तो आप मैथमेटिक्स की टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें। और टेस्ट वो बेसिक से ही होती है, बेसिक होती हैं। जैसे आपकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर मीन्स इंटरमीडिएट की जो मैथमेटिक्स है उनमें से ही टेस्ट होती है। और नहीं वो तो ये तो जी बिल्कुल, ये भी तो कहते हैं, लिखा होता है कि हम स्क्रीनिंग करके कांटेक्ट करेंगे। जब आप एप्लीकेशन फाइल कर चुके होते हैं तो फिर आप बाज़ औक़ात वो बताते हैं कि हमारी हाँ, जो मतलब आपकी एप्लीकेशन थी वो मिल चुकी है, अब हम स्क्रीनिंग करके फिर आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो ऐसा भी तो पॉसिबल है कि आप अगले फेज में क्वालिफाई ना कर सकें। हाँ, ये केस अलग है। ये मीन्स आप सेकंड स्टेप में गए ही नहीं, पहले ही स्टेप में। इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते बाद में। आपने अगर अपनी जी एप्लीकेशन फाइल करा दी, तो इसमें आप चेंजिंग तो नहीं कर सकते। जी हाँ, ये होता है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स आपकी मिसिंग हो और आप दोबारा सबमिट कराना चाह रहे हो, तो वो करा सकते हैं। बाकी अगर आप सारे जो इनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो अगर कंप्लीट कर ली और एप्लीकेशन भी अपना सबमिट करा दिया, तो उसके बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं है अभी। वो सारा कुछ उनके हाथ में है। उनकी जो भी
वेटेज होगी, क्राइटेरिया होगी, उनके ऊपर अगर आप वो क्राइटेरिया में आ गए तो यकीनन आप स्क्रीनिंग क्लियर कर जाओगे, और मोस्टली यही होता है कि क्लियर कर जाते हैं फर्स्ट स्टेप में, इस स्टेप में। ठीक हो गया। मोहम्मद नुमान नज़ीर ने अगेन क्वेश्चन किया है, व्हाट आर द चांसेस फॉर पीएचडी कैंडिडेट विदाउट पेपर इफ ही हैज प्रोफेसर एक्सेप्टेंस? जी, प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस अगर आपको मिल गई है तो ये बड़ी गनीमत है, और आपके पास आपकी चांसेस बढ़ गए हैं। बाकी रहा पेपर का, तो प्रोफेसर की नज़र में आप तो एक्सेप्ट हो गए, इनके मार्क्स आपको फुल मिल जाएंगे आप आखिरी स्टेप तक, इंटरव्यू जी तक। बाकी जो इनकी दूसरी क्राइटेरिया थी कि इनकी जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, उनकी भी वेटेज होती है, और अगर हमारे वाले फील्ड से हैं या दूसरी वाली फील्ड से भी अगर हों और टेस्ट और इंटरव्यू आपका होना है तो उसकी भी वेटेज होगी, जी वो भी इनमें काउंट करेगा। और अगर उसके बाद भी जो क्राइटेरिया वो भी है कि अभी हमारे पास एक्सेप्टेंस जिनके पास है वो, उनकी जो लिमिट है, उनकी जो सीट्स हैं उससे भी ज़्यादा हैं, हम्म तो आपके चांसेस कुछ कम हो सकते हैं, क्योंकि जो जिनके पास पेपर्स हैं उनके पास मतलब जो रियल रिसर्च एक्सपीरियंस है पब्लिकेशन पेपर के लिए, क्योंकि पीएचडी में आप आके यही आपका मकसद होता है कि आप पब्लिकेशन ही करोगे, तो आपके पास ये मतलब नॉलेज पहले से ही है, ये एडवांटेज पहले से ही है। अगर आपके पास रिसर्च पेपर्स हैं तो आप यहाँ में भी जो आपके साथ है कट जाए। अगर वो जी 10 बंदे आ गए, 8 सीट्स हैं, 10 बंदे आ गए और उनमें जो पिछले 8 हैं उनके पास पेपर्स भी हैं और उनका प्रपोजल भी सही है, और आपके पास भी आपका प्रपोजल भी ठीक है, पर आपके पास रिसर्च पेपर नहीं है, तो जाहिर सी बात है, इससे यही शो होता है कि उनके पास एक आधा मार्क वो उनका ज़्यादा ही होगा आपसे, तो वो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्ट हो जाएं, आप वेटिंग लिस्ट में हो। ठीक है। अच्छा एक चीज़ अगेन हम थोड़ी सी कंफर्म कर लें, कयूम भाई लास्ट पॉइंट ही होगा, आपका बहुत वक्त ले लिया है हमने, कि ऐसा भी होता है कि प्रोफेसर एक्सेप्टेंस मोर देन वन स्टूडेंट्स को दे दे। फॉर एग्जांपल मुझे भी दे दी, आपको भी दे दी, दो बंदों और को भी दे दी, और बाद में फिर इशू हो फर्दर, ऐसा पॉसिबल होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते मोस्टली। जो मेरी नॉलेज में है कि प्रोफेसर अगर उनके पास लिमिटेड सीट हैं, जैसे उनको पहले मे बी उनके पास कॉन्टेक्ट हों एडमिशन कमेटी के साथ, कि वो पहले से, क्योंकि वो सबमिट करा देते हैं कि हमारे पास जो 8 सीट हैं उनके लिए वैकेंसीज अगर आपके पास हैं, आप स्टूडेंट्स एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, तो वो सबमिट करा देते हैं वहाँ एप्लीकेशन ऑफिस में, एडमिशन ऑफिस में। तो ठीक है। अगर उनके पास वैकेंसीज हैं और डिपार्टमेंट में 8 प्रोफेसर हैं, 9 प्रोफेसर हैं उनके पास, वो भी उनके पास भी वैकेंसीज हैं, तो वो जाहिर सी बात है 8 वैकेंसीज एक ही प्रोफेसर के पास तो नहीं है, जी वो उस डिपार्टमेंट को 8 ही मिलनी है, तो 8 ही वो चाहेंगे कि अगर 8 प्रोफेसर हैं, वो स्टूडेंट एक्सेप्ट करना चाह रहे हो, तो हर किसी को एक-एक ही स्टूडेंट मिलना चाहिए और देते हैं। तो प्रोफेसर भी यही करता है कि अगर आपके उनके पास है एक स्टूडेंट और सही स्टूडेंट जो उनकी क्राइटेरिया पे मैच कर रहा हो, तो उसको अगर उन्होंने एक्सेप्टेंस दे दिया, इसका मतलब वो उनसे काम करेंगे उनके साथ, तो दूसरे को वो कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है, फरीजा एमन, इज देयर एनी एडमिशन फी वी हैव टू पे बिफोर विनिंग स्कॉलरशिप? नहीं, अगर आप नेक्स्ट स्कॉलरशिप पे आ रहे हैं तो आपकी एडमिशन फीस कोई भी नहीं है। बाकी अगर नेक्स्ट स्कॉलरशिप से हटके अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इनकी एडमिशन फीस होती है, फिर एप्लीकेशन फीस वो ठीक है। हाँ,
फिर ये है कि आप यहाँ पहुँच जाते हो, इनके पास फिर दूसरी स्कॉलरशिप्स हैं, वो आपको कवर कर लेंगे और वो भी अच्छे हैं। बाकी मैक्स में एप्लीकेशन फीस नहीं है। ओके, अब्दुल कयूम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट जाते हुए एक छोटी सी कोई सजेशन हमारे लिए, वो लोग जिनके इंटरव्यूज या टेस्ट होने लगे हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी विद इन 1-2 मिनट की थोड़ी सी बात अगर आप बता दें तो। मैं रिपीट करूँगा वही चीज़ के जैसा वो चल रहे हैं, आपको जो गाइड कर रहे हैं, जो आपके साथ कांटेक्ट में हैं, फॉरेन स्टूडेंट ऑफिस वाले, जैसा इन्होंने बताया कि सेकंड स्टेप में ये होना है, तो आप उनके वो स्टेप को, उन स्टेप को सर्च कर लें, उसमें क्या होना है, क्या होता है। मोस्टली ये भी होता है कि उनसे जो पहले वाले, जैसे हम बैठे हुए हैं या हम गुजरे हुए हैं, तो आप उन्हीं सीनियर से रब्ता करें, उस स्टेप के बारे में एक्सप्लेनेशन लें कि इस स्टेप में क्या होना है, कैसे होना है। अगर वो आपको बता देते हैं और तो ठीक, नहीं बता देते तो भी ठीक, क्योंकि जो फॉरेन स्टूडेंट ऑफिस है वो मेरी नज़र में क्लियर कर देती है। बाकी ये है कि थोड़ी फिर भी हमारे साथ ये कन्फ्यूजन होता है कि हमको जी, ज़्यादा नॉलेज इस बारे में चाहिए। अगर हम सम अप कर लें तो वो नॉलेज इनफ होता है जो हमारे साथ फॉरेन स्टूडेंट ऑफिस वाले शेयर करते हैं। बाकी अगर ऐसा कोई सीनियर मिल जाए, वो आपको कोई स्टेप के बारे में एक्सप्लेनेशन देते, तो वो अच्छी बात है। और जो स्टेप हों, काइंडली उसको टाइम दें और इसके लिए आप फुली प्रिपेयर हों। ऐसा नहीं कि बस ये हो कि उसको छोड़ दें, आप अपने ऊपर ये दाग कर रहे हो, ऐसे उसी दिन आके बैठ जाएं। नहीं, आप प्रैक्टिस कर लें और फुली डेडिकेटली टाइम दें उसको। अगर आप इसमें जा रहे सीनियर हो, सीनियर की मुशावरत बहुत मतलब मैटर करेगी। सीनियर से भी आप डिस्कस कर सकते हैं, जैसे आप वहाँ अवेलेबल हैं तो मतलब आप भी गाइड कर सकते हैं कोई अगर वहाँ पे अप्लाई कर रहा होगा तो। ओके, 2-3 क्वेश्चन और भी हैं, बट आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस वक्त का। यकीनन इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। इनफैक्ट जो हमने पॉइंट्स लिखे थे उनको हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, और इंशाल्लाह जो भी इस वीडियो को देखेंगे फर्दर उनको भी इसमें से बहुत फ़ायदा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम भाई, अल्लाह आपको जज़ा दे। इंशाल्लाह जैसे ही नेक्स्ट फेज़ में 21 में आपको और पाकिस्तानी ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह हम अगेन आपको दोबारा एंगेज करेंगे इस सेशन के हवाले से। आपका बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू वेरी मच। मैं भी थैंक यू आपको बोलूँगा, आपने मुझे टाइम दिया, प्लेटफॉर्म दिया कि मैं जो मेरे पास है वो मैं आगे शेयर करूँ, जी जैसे तो हमारे पाकिस्तानियों का ही फ़ायदा हो। जी, और इंशाल्लाह मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले साल हमारे साथ कुछ पाकिस्तानीज़ यहाँ हों। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी दुआओं के साथ काफ़ी लोग अप्लाई कर रहे हैं, कोई तो कोई होगा ही सही आपके साथ इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज़।